अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सवर अब्बास। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, जिनसे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रियलिस्टिक टारगेट क्या है? कौमी असम्बली की 266 में से कितनी नशस्तें हासिल कर पाएगी? चूँकि अगली हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी दावे कर रही है, तो किस किस पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, सीटें कितनी ले पाएगी? और जब बिलावल भुट्टो जरदारी बात करते हैं कि जरदारी साहब ने प्लान बना लिया है आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने का, तो उन आज़ाद उम्मीदवारों में क्या तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान भी शामिल होंगे? और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे पंजाब से पीपल्स पार्टी इस मरतबा कितनी सीटें ले पाएगी 2018 की निस्बत। कराची में तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट होने से जो एक खला पैदा हुआ है, उस खला को क्या MKM पुर करेगी या पीपल्स पार्टी उससे फ़ायदा उठाएगी? इस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि अगली जो हुकूमत है वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत में नहीं आएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी की अगर अपनी अक्सरियत नहीं आती, नून लीग की अक्सरियत अगर आती, तो क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी या कोलिशन का हिस्सा बनेगी? होगा क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा क्यों से दूर हो गया एकदम से? फिर सिंध में पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही और आगे प्रोजेक्ट्स क्या है, हदफ में मंशूर है पीपल्स पार्टी का, वो भी डिस्कस करेंगे, कितना रियलिस्टिक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं शाह साहब कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन तो चल रही है, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी में ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है इलेक्शन कैंपेन के अंदर। नून लीग उस तरह से कैंपेन नहीं चला रही। वो पार्टी जो इस वक्त दावा कर रही है कि चौथी मरतबा हमारा वज़ीर आज़म आएगा, वो कैंपेन उस तरह से नहीं कर रही खुल के। फिर तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, वो कैंपेन उस तरह से कर नहीं पा रहे। आज वो एक वर्चुअल जलसा कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये जो नून लीग इतनी मुतहरिक नहीं है इंतखाबी कैंपेन के अंदर? कई लोग इस पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर चुके हैं, शक का इजहार कर चुके हैं, भाई ऐसा क्या है कि वो क्यों कैंपेन नहीं कर रहे? तो क्या लग रहा है आपको कि ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस है उनका, चूँकि अभी तक मंशूर भी नहीं आया, या फिर उनकी बात हो गई या उन्हें कहीं और से जो है कोई एतमाद मिला हुआ है? आपको लग क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवर, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने काफ़ी सारे सवालात कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि आपने नून लीग की बात की, उधर ही से शुरू करते हैं। नून लीग जो है हम बिल्कुल देख रहे हैं, और ये हमारी ख़ुद परेशानी थी कि ये क्यों अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं कर रहे, जबकि नवाज शरीफ साहब जब आए थे वापस, उन्होंने अपना इस्तकबाल कराया और जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया उन्हें, वो सब ने देखा, तो हमने समझा कि शायद अब ये बाहर निकलेंगे। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने की है हाफिजाबाद के जलसे में, और वहाँ पे भी सिर्फ 10-12 मिनट मेरे ख्याल तकरीर की उन्होंने, और उस तकरीर में भी कोई अपना प्रोग्राम नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने ये शिकवा किया कि मुझे निकाला गया, नहीं निकाला जाता तो ये हो जाता और वो हो जाता, वो मफरूज़े उन्होंने दिए। मेरा ख़्याल है कि नून लीग, और आपने देखा शहबाज शरीफ साहब कराची से पिछली बार इलेक्शन लड़े थे 2018 में, और बड़ी कम मार्जिन से हारे थे, लेकिन इस दफ़े उन्होंने पहले नॉमिनेशंस जमा कराने के बाद कराची से भी वो दस्तबरदार हो गए। तो मुझे लगता यह है कि जब वो लोगों में गए हैं या उन्होंने फीडबैक लिया है, उनको वो पॉजिटिव रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा, और इस वजह से वो इतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है। खैर, अभी 15-18 दिन के करीब रह गए इलेक्शंस में। हम तो चाहेंगे कि वो बाहर निकलें और फेस करें लोगों को। जैसे बिलावल साहब कहते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसा शेर है जो अपने घर में या एक पिंजरे में बंद है। तो उम्मीद यही है कि वो जल्दी बाहर निकलेंगे और लोगों को फेस करेंगे, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले 1.5 महीने से लोगों में निकले हुए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो। तो ये रोजाना के भी तो हो सकता है उनका कि भाई हुकूमत हमें मिल जानी है, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, भागदौड़ करने की? नहीं, देखिए, ये बड़ी, अगर ये सोच है तो मेरा ख्याल है बड़ी फॉल्टी सोच है कि लोगों की बजाय किसी और पे, जैसे वो कहते हैं ना जी, गल, पंजाबी इतनी अच्छी नहीं बोलता हूँ, ये हमारी बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये साड़ी गल हो गई है। तो ये बड़ी एक फॉल्टी सोच है, और मेरा ख्याल है गैर जमहूरी सोच है। और नून लीग से मैं कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि काफ़ी अरसा हो गया वो जमहूरी पार्टी, उसको बन जाना चाहिए। तो ये एक सही सोच नहीं है कि जिन लोगों के वोट के ज़रिए आपने इलेक्ट होना है उनको आप वो तवज्जो ना दें और उनसे रुजू करना भी मुनासिब ना समझे। ये मेरा ख्याल है उनके लिए जो है एक गलत तरीका साबित होगा। सर, ये भी तो एक हो सकती है ना कि ज़्यादा सीटें पंजाब से होती हैं, और पंजाब में तहरीक इंसाफ अब इंडिपेंडेंट चले गए, उनके कैंडिडेट सारे
वो जो खतरा था वो खतरा थोड़ा सा रिलेटिवली ज़रा कम हुआ है पीटीआई के इंडिपेंडेंट होने से बल्ले के इंतखाबी निशान जाने के बाद। और दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में नून लीग को उस तरह से चैलेंज नहीं दे पाई जिस तरह का चैलेंज उन्हें दिया जाना चाहिए था। ये एक वजह भी हो सकती है ओवर कॉन्फिडेंस की। मैं आपसे पार्टली एग्री बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। देखें, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है चारों सूबों में अगर देखा जाए तो एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, हम कॉन्फिडेंट भी नहीं है। हम लोगों के पास जा रहे हैं इसलिए कि इससे दो फ़ायदे होते हैं। जब आप लोगों से रुजू करते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, जब उनका फीडबैक आपको मिलता है तो आप अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4-5 जलसे एड्रेस कर चुके हैं। अभी उन्होंने दोबारा एक राउंड सिंध का लेना है। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। सारे उम्मीदवार जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं। तो ये तो अजीब ही बात है कि हम समझें कि जी सिंध में हमें कोई और इधर तो हमारे साथ लिटरली ये है कि कई हलकों में हमें अपने मुखालिफ का पता नहीं है कि असल मुखालिफ है कौन। इसलिए कि कहना नहीं चाहिए, हर एक का हक है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन काफ़ी मीडियोकर किस्म के लोग हैं। सियासी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके लोगों में रूट्स नहीं है जो कि खड़े हुए हैं। बट डिस्पाइट दैट हम तो अपनी कैंपेन कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंट होना, मेरा नहीं ख्याल है कि ये वजह हो सकती है। जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है फिर तो और ज़्यादा बाहर निकलता है कि जी लोगों के पास जाऊं, एक पजीराई मुझे मिले और मुझे और हिम्मत मिले। अगर इतना वैसे शाह साहब ये बताएं कि रियलिस्टिक टारगेट क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? 266 में से आप कौमी असम्बली की कितनी जनरल नशिस्तें जीत लेंगे 8 फरवरी के इलेक्शन में? देखिए, मेरा ये बहुत पहले आपसे पता नहीं मेरी समझ बात हुई थी कि नहीं, लेकिन मैं 2 या 3 महीने पहले से एक बात कह रहा हूँ और मैं वही रिपीट करूँगा कि चारों सूबों में हमारी पोजीशन अच्छी। सिंध में हम कम से कम 45 सीटें 61 में से ले जाएंगे। नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप आ जाएं बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम एक मेजॉरिटी लेंगे, लेकिन हम अच्छी तादाद में हम 8 सीटें ले जाने की पोजीशन में बिल्कुल बलूचिस्तान में भी है। KPK में बिलावल साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, मालाकंड डिवीज़न हो गया, पेशावर का इलाका हो गया, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की पुरानी स्ट्रेंथ है और हमारे वर्कर्स रिवाइव हुए हैं, वहाँ से भी अच्छी तादाद ले जाएंगे। पंजाब में हमारे पॉकेट्स हैं, साउथ पंजाब हो गया, सेंट्रल पंजाब में भी राजा परवेज़ अशरफ साहब का, कमर जमान कायरा साहब का इलाका हो गया। और हमें इस वक्त जो कि नून और PTI दोनों, मैं तो नून के लिए भी कहूँगा, अगर PTI को निशान, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। कल जलसा है वहाँ पे, मैं खुद लाहौर जा रहा हूँ उस जलसे के लिए, तो हम जीतेंगे। तो मैं बात कंप्लीट कर लूँ समझ कि पंजाब से हम अच्छी तादाद में, अब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, आई एम नॉट टू फेमिलियर विद पंजाब, लेकिन हमारे पॉकेट्स में से हम सीटें लेंगे। और दूसरा जो डिसरे में है, नून और PTI दोनों, इवन नून डिसरे में, नून के लोग निकल नहीं रहे बाहर। चले नवाज शरीफ साहब तो नहीं निकल रहे या शहबाज शरीफ साहब नहीं निकल रहे, उनके कैंडिडेट्स भी नहीं निकल रहे बाहर। तो उस डिसरे में होने की वजह से हमें उम्मीद है कि हमारे पुराने एक नई सोच जो बिलावल साहब लेके बाहर निकले और अपना मंशूर भी दिया और उस पर बात भी कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट करेंगे। तो 134 होती है सिंपल मेजॉरिटी, 266 में से जो कि जनरल सीट्स हैं। अगर मैं सिंपल मेजॉरिटी में कह रहा हूँ कि हम 100 के करीब सीटें ज़रूर निकालेंगे नेशनल असम्बली की पाकिस्तान में, और हम सबसे बड़ी जमात बन के उभरेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत साजी के लिए ज़ाहिर है फिर आपने आगे जोड़ तोड़ भी करनी है, और जोड़ तोड़ में जरदारी साहब से बेहतर कोई नहीं है। तो बिलावल साहब कि हमारी जो है प्लानिंग हुई हुई है, जरदारी साहब ने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि इंडिपेंडेंट्स को हमने साथ मिलाना है और फिर हमने हुकूमत बनानी है। तो इंडिपेंडेंट्स की जब आप बात करते हैं तो उसमें वो तहरीक इंसाफ के लोग भी, चूँकि आप इंडिपेंडेंट ही होंगे, उन पर कोई पार्टी डिसिप्लिन तो उन पर लागू होगा नहीं, 63A वगैरह वो PTI के तो होंगे नहीं, क्या जो उनके कैंडिडेट जीत के आएंगे, मेंबर्स होंगे। तो उनको भी आप कोशिश करेंगे कि उन्हें भी आप दावत दें कि वो भी आपके साथ मिले और हुकूमत बनाएं? देखिए समर साहब, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब शुरू में ही दे दिया था। जरदारी साहब से ज़्यादा बेहतर मुफाहमत की सियासत और सबको साथ लेके चलने वाली सियासत कोई और नहीं कर सकता। और जब बिलावल साहब ने कहा है कि जरदारी साहब ने प्लान बना लिया है, तो ऑब्वियसली वो प्लान वो सबके साथ तो शेयर नहीं करेंगे, हमारे साथ भी शेयर नहीं करेंगे कि क्या प्लान उनका है। लेकिन आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि इस मुल्क में कोई और उनसे बेहतर सबको साथ लेके चलने वाला
जरदारी साहब वो हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सिंध में साथ चलाया, जबकि हमारे वर्कर लेवल पे या इवन जो मिडिल टियर लीडरशिप है उसके लेवल पे वो हम आंगी नहीं थी, ना MQM में थी ना पीपल्स पार्टी में थी, लेकिन जरदारी साहब ने दोनों को साथ चलाया। तो उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी सियासी जो सोच है और उनकी जो सिगैसिटी, उससे उसके सब वो ठीक है। आधा जवाब आपने खुद कहा कि मैंने दे दिया है आपने सवाल का, तो आधा चले वो PTI की हद तक वो जवाब आधे सवाल का आप दे दें कि जब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की आज़ाद अरकान की बात करते हैं तो उसमें फिर PTI वाले आज़ाद अरकान भी शामिल होंगे। मैं आपको कहता हूं कि वो सारे लोग जो 9 मई के वाक़यात थे जिसमें मुल्क की बुनियाद को हिलाने की कोशिश की गई थी, मुल्क की इंस्टीट्यूशंस को, उनके साथ तो कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उसके अलावा लोग होंगे तो मेरा ख्याल है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा पीपल्स पार्टी को कि अगर कोई नई सोच के ज़रिए आगे बढ़ना चाहे और उस सोच से अपने आप को अलग करे जो कि नफ़रत फैलाती है, जो कि इदारों को लड़ाना चाहती है, उनके साथ बिल्कुल इत्तेहाद नहीं होगा। उसके अलावा लोग होंगे, मैं प्रिवी नहीं हूँ जो जरदारी साहब का प्लान। अब सर वो PTI के तो कैंडिडेट नहीं हो, यानी अब वो PTI के अरकान तो टेक्निकली नहीं होंगे ना, वो टेक्निकली PTI के उम्मीद के जो है अरकान असेंबली नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो मेरा जानने का मेरा ये मकसद यही था कि जब आप इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उसमें वो PTI वाले भी हो सकते हैं, उन्हें भी आप शामिल करेंगे, साथ दावत देंगे। मैं आपको फिर से मैं ख्याल जवाब मैंने दे दी, मैं दोबारा दे दूंगा कि वो सारे लोग जो कि 9 मई से लाताल्लुकी करेंगे, नफ़रत की सियासत से लाताल्लुकी करेंगे, जो PTI ने शुरू की थी इदारों को लड़ाने वाली बात या गालम गलोच की सियासत और किसी से बात न करने वाली बात, इसके बरक्स अगर कोई सियासी लोग आते हैं PTI यानी वो आज़ाद, वो चाहे उनका पहले किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, तो बिल्कुल उनसे बात की जा सकती है। लेकिन मैं फिर कहूँ कि ये फैसला और ये स्ट्रैटेजी जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी। यानी वो 9 मई की जो सपोर्ट नहीं करते, बेशक वो PTI से हो, लेकिन उन्हें फिर लेकिन वो PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल मैंने 2-3 कंसीडर कर सकते हैं। यानी एलैबोरेट पूरी बात मैं 2-3 चीज़ें, हाँ मैंने दो तीन चीज़ें कहूँ। 9 मई उसके साथ साथ उनकी एक नई सोच हो जो वो उन्होंने एक नफ़रत की सियासत की बुनियाद पहले से होती थी लेकिन जो उसको पुख्तगी PTI ने दी, उनके साथ चलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा हमारा। ऐसे अगर कोई लोग यानी उन आज़ाद जो होंगे उन्हें शामिल होना पड़ेगा पीपल्स पार्टी में, आप कह रहे हैं अपनी पार्टी पिछली छोड़ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है वो आज़ाद अपनी शनाख्त रखना चाहें, लेकिन अगर वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसके साथ चलना पसंद करेंगे तो वो अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत रखते हुए भी हमारे साथ मिल सकते हैं। और अगर पार्टी ज्वाइन करेंगे और हम समझेंगे कि वो हमारी पार्टी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हम बिल्कुल उनको भी वेलकम करेंगे। अच्छा ये बताइए शाह साहब कि कराची की आपने बाकी तो आपने बात की सीटों के बारे से, कराची में पिछली बार आपने 2 सीटें कौमी असम्बली की जीती थी जनरल इलेक्शन में, फिर 2 आपने बाद में ज़मीनी इंतखाबात में जीती थी अगर मैं गलत नहीं हो, 4 आपकी बन गई थी टोटल। इस मरतबा ज़ाहिर तहरीक इंसाफ उस तरह से मैदान में नहीं है और कराची के अंदर PTI ने थोड़ा लूज़ भी किया है चूँकि उनकी लीडरशिप वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई लीड करने वाला पार्टी को नहीं है। तो उससे कौन ज़्यादा आपको लग रहा है कि इस जो इक्वेशन है पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस हुई है उससे कौन फ़ायदा उठाएगा, झुकाव किसकी तरफ जाएगा? MKM ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है या PTI ही वहाँ पे दोबारा से फ़ायदा उठा सकती है या पीपल्स पार्टी उस स्पेस जो है उस को जो है फिल करेगी? और कितनी सीटें आप कराची से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक तो मैं ज़रा करेक्ट कर दूँ आपको, 3 सीटें हमने जनरल इलेक्शन 2018 में ली थी, 2 मलीर से, 1 केवाड़ी से शुरू में और 2 बाद में बाई इलेक्शंस में, एक मलीर से और केमाड़ी से, 5 टोटल हो गई थी। उस वक्त 21 सीटें थी, अब 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की कराची डिवीज़न में। और 2018 से 2023 या 2024 में बहुत फ़र्क आया है। इस दौरान हमने कराची में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीटें लेके एक पीपल्स पार्टी के जियाले को कराची का मेयर बनाया है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरी टीम के साथ। हमारे पूरे टाउन चेयरमैन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। मैं ये दावा तो नहीं करूँगा कि जी जिस तरीके से मैं रूरल सिंध कराची के अलावा
तो लिटरली मुकाबला नहीं देख रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा कि मुकाबला कराची में भी बिल्कुल नहीं है हमारा, लेकिन ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि हम कराची में सबसे ज़्यादा सीटें लेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, PTI की जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं वो, फिर जमात इस्लामी है, शायद JUI और PMLN। रियलिस्टिक टारगेट कितना है सर आपका? वैसे PMLN ने तो रियलिस्टिक टारगेट कराची से कितनी आप मिनिमम इतनी सीटें देखिए, जिन्हें आप सिक्योर सीटें समझते हैं? अगेन अगर आप रियलिस्टिक पूछेंगे मुझसे तो जो कंजर्वेटिव टारगेट है 8 तो इंशाल्लाह ताला कंफर्म है और 12 के करीब हम ले सकते हैं, सो बिटवीन 8 and 12। सही हो गया। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताया कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपसे वो बाकी बात तो करेंगे कि आप कोलिशन में आते हैं नहीं आते, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? क्योंकि पिछले तो बात हो रही थी बहुत ज़्यादा कि वो आएंगे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट। अभी तक ये डिस्कशन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं हुई है। आई थिंक इट्स प्री मैच्योर। डेफिनेटली आसिफ जरदारी साहब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, वो सदर रह चुके हैं इस मुल्क के, और उनके वक्त में अगेन जैसे मैंने कहा कि मुफाहमत जिससे पार्टी को शायद नुकसान भी हुआ, आपने देखा होगा कि उस मुफाहमत की वजह से बाकी लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो हम वो ऑब्वियसली जो पार्टी को नुकसान ना हो वो तो करेंगे, लेकिन उनसे बेहतर कोई शख्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो कि इस मुल्क की सदारत संभाल सके और इस मुश्किल वक्त में सबको इकट्ठा करके आगे चल सके। लेकिन अभी तक ये डिस्कशन हुई नहीं है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। मौलाना फजल रहमान भी बाय द वे अपने कैंडिडेचर जो है वो खुल के वो जो है नून लीग के सामने वो अपने आप को पेश कर चुके हैं कि भाई मैं अगला सदर आना चाह रहा हूँ, अपनी हाइश का वो कर चुके हैं। तो लगता है कि टफ मुकाबला होने वाला है प्रेसिडेंसी के ऊपर, PM-शिप से भी ज़्यादा। दूसरा मुझे शाह साहब ये बताएं कि देखिए जी ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए मेरी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल वक्त में जबकि हमें बैरूनी ख़तरात भी हैं और उसके साथ साथ इंटरनल डिसहार्मनी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ख़ास तौर पे PTI ने जो उसको परवान चढ़ाया था, उसके लिए आपको ऐसे आदमी, ऐसे शख्स की, ऐसे लीडर की, एक ऐसे स्टेट्समैन की ज़रूरत है जो कि सबको साथ लेके चल सके। मौलाना साहब के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल है, मैं ये गलत नहीं हूँ कहते हुए कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो ज़्यादा तो सर उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फिर जरदारी साहब को आना चाहिए, क्योंकि ये सबको साथ लेके चलना, सारी चीज़ों को करना, वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर का ये काम बनता है। देखिए, सदर की एक स्टेट्समैन की पोजीशन रहती है जो कि चारों सूबों को साथ मिलके चल सकता है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ख़ुद तजवीज़ दी। नौजवान हैं, उन्होंने जब फॉरेन मिनिस्टर थे अपने 16 महीने में फॉरेन मिनिस्ट्री में इंटरनेशनली और लोकली अपने आप को मनवाया, तो इसलिए उन्होंने बिलावल साहब को कहा कि नई सोच के साथ आगे बढ़ें। और एक जरदारी साहब, अगर मैंने फिर से आपसे कह दूं कि ये अभी तक हमारी डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा ख्याल है उनसे बेहतर कैंडिडेट किसी भी जमात के पास नहीं है फॉर प्रेसिडेंटशिप। सही। अच्छा ये बताइए शाह साहब कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, मतलब अगर इन केस में एक प्रोपोजिशन की बात करें, अगर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती, नून लीग की सीटें ज़्यादा आ जाती हैं, तो आप उनके साथ कोलिशन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे लेड बाय PMLN, बल्कि आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठना पसंद करेंगे, ऐसा ही है सर? बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया, तो मैं तो नहीं होता हूँ कोई उसके ऊपर कमेंट करने वाला, लेकिन उसकी वजूहत है। देखिए, जो हमने 16 महीने साथ हुकूमत की है उसमें काफ़ी ऐसे बातें थी जिसमें अगेन मुल्क की खातिर और स्टेबिलिटी की खातिर ज़्यादा नहीं, तो जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे फेलियर्स कहूँ मैं या कामयाबी ना हुई कहूँ हमारे इकोनॉमिक फ्रंट पे, हमारे डेवलपमेंट फ्रंट पे, वो सारी मिनिस्ट्रीज़ PMLN ने अपने पास रखी थी। और जो मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, चाहे वो मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री का जिक्र किया, आइसोलेशन से निकाल के सेंटर स्टेज पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ले आए, और उनकी तो मैंने सुना है कि बल्कि हमें सेनेट के हमारे सेनेटर्स ने बताया था कि जो मौजूदा केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी पहली बार ऐसा हुआ है, वो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और जो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ उनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आउट गोइंग फॉरेन मिनिस्टर ने एक पूरा डॉसियर बना के मुझे दिया
और हैंड ओवर किया कि किस मुल्क के साथ ताल्लुकात में हम किस लेवल पे और आगे क्या प्लान्स हैं। तो उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। बिलावल साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे हमने हमारे पास पावर्टी एलिविएशन वाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री थी BISP के अंदर, ख़ासतौर पे 2022 का जो फ्लड आया था उसमें जिस तरीके से BISP ने काम किया, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, कॉमर्स की मिनिस्ट्री, हमने अपना काम करके दिया। इसलिए बिलावल साहब थोड़ा वेरी हैं कि नून लीग के साथ हम अगर कोalition में आते हैं तो फिर वही इकोनॉमिक जो नाकामियाँ हैं हमें दोबारा उनके बोझ हमें भी ना उठाना पड़ जाए। सही है। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, शायद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से और सिंध में जो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस थी उस पर बात भी होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से। शाह साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर सामने आया, 10 नुकाती एजेंडा आपने दिया है मुल्क की बेहतरी के लिए, उस पर यह बताएं 2 चीज़ें जो आपने की है, मैं ज़रा उन पर बात करना चाहूँगा। 30 लाख घर और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी। अब ये मुफ्त बिजली वाला ज़रा मुझे बता दें, ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत ही कोई ओवर एम्बिशियस टारगेट नहीं है, चूँकि आप खुद एक इकॉनमिस्ट भी हैं, वज़ीर ख़जाना भी आप सिंध के रह चुके हैं, आप बेहतर समझते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को, जो फिस्कल स्पेस हमारी उसको भी आप बेहतर समझते हैं। उसमें कैसे पॉसिबल होगा कि 80% के करीब जो हमारे सार्फिन है 300 यूनिट तक वो इस्तेमाल करते हैं तकरीबन, तो उन्हें कैसे आप मुफ्त बिजली दे सकेंगे? IMF प्रोग्राम में हमने दोबारा जाना है, IMF क्या हमें अलाउ करेगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐलान किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और ये मंशूर तो अभी हमारा डिटेल्ड आना है। ये चार्टर ऑफ इकॉनमी जो उन्होंने माशी माहिदा जिसे वो कह रहे हैं लोगों के साथ, वो है। पहले आपने घरों की बात की, मैं अगर मुझे देंगे 1 मिनट में मैं घरों का बता दूं ताकि आपको फिर अगला भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। जब ये इस मुल्क में सैलाब आते रहे, 42 में बड़ा सैलाब आया था, 76 का सैलाब मुझे याद है, 2010, 94, 2020 और आखिर में 2022। कभी किसी हुकूमत ने नहीं कहा कि हम लोगों को घर बना के देंगे। और इस वक्त बिलावल साहब ने जब खुद निकले, ये पहला सैलाब था जो इतना बड़ा सैलाब था जिसमें बिलावल साहब खुद निकले और उन्होंने लोगों की मुश्किलात देखी। उन्होंने कहा कि जी मैंने सबको घर बना के देने। 21 लाख घर की एस्टिमेट हुई। और मैं आपको बताऊं, ये मैं चीफ मिनिस्टर था और मैं परेशान होता था कि जी बिलावल साहब ने कह तो दिया, अब ये होगा कैसे। उन्होंने वो करके दिखाया। 21 लाख घर की टोटल जो कॉस्ट हमारी आ रही है ना, 3 लाख रुपए पर घर हम दे रहे हैं और टोटल तकरीबन 650 अरब रुपए का खर्चा है। सिंध हुकूमत सिर्फ हर साल 150 अरब रुपए अपने डेवलपमेंट पे खर्च करती है, यानी हम 4-5 साल की डेवलपमेंट फोरगो करें तो सिर्फ ये एक काम कर सकेंगे। लेकिन बिलावल साहब ने वो करके दिखाया। इस वक्त 21 लाख में से ऑलमोस्ट 25%, 4.5 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और 70 या 75 हज़ार एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, कंप्लीट हो चुके हैं। ये कोई भी समझता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से लोग, और मैं आई विल एडमिट माई सेल्फ कि मैं भी समझता था कि हमने कह तो दिया है लेकिन ये हमसे होगा नहीं। और ना सिर्फ घर, अब तो बिलावल साहब ने उसी दौरान कहा कि मैंने मालकाना हुकूक भी देने हैं इनको। उस वक्त भी हमने कहा कि जी ये कैसे पॉसिबल है, पता नहीं किसकी ज़मीन है क्या है, लेकिन जब उस पर काम किया वो भी पॉसिबल हो गया। हमने मालकाना हुकूक देने शुरू कर दिए। थोड़े इस वक्त स्लो डाउन हुआ है ड्यूरिंग द केयरटेकर, लेकिन ये हो जाएगा। अब आ जाए बिजली पे। उन्होंने ये नहीं कहा बिजली के यूनिट में मुफ्त दूंगा, उन्होंने कहा थ्रू सोलर एनर्जी मैं 300 यूनिट के कंज्यूमर्स तक को सोलर की फैसिलिटी के साथ बिजली दूंगा। अब अगेन दिस इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़ा नंबर है और लोग ये कहेंगे कैसे पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने उसका हल भी बताया, आगे बताया हाउ आई विल मेक दिस पॉसिबल, जिस पे शायद इतना तवज्जो नहीं दी जा रही। और पहली बात को सिर्फ समझिए कि ये एक और वादा है, लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी जो वादे करते पूरे करते हैं। आपके पास इस वक्त जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है, लोग चाहते हैं फॉसिल फ्यूल से जान छुड़ाई जाए और कोल या इवन गैस और
जो आपका डीजल है, फर्नेस ऑयल वगैरह, इससे जान छुड़ाई जाए। और दुनिया में इस वक्त ग्रीन फंड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। हमने सिंध में ये करके दिखाया है। सिंध के अंदर हमने मैंग्रोव प्लांटेशन, जो किसी और ने हमारे लिए की, वो करा के, और इस वक्त तक हम $22 मिलियन, बहुत थोड़े से अरसे में अभी शुरू किया है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। $22 मिलियन हम कमा चुके हैं इससे, और उसको हम डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा वो है मुश्किल, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, बट ये डूएबल है। इस पे हमने वर्किंग थोड़ी सी की भी है और डिटेल में कर रहे हैं। सो अगेन, नॉट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ 300 यूनिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो हम सोलर रूफटॉप या इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट जो है गाँव के लिए एक पूरा सोलर प्लांट लगा के और उस पूरे गांव को बिजली फराहम करें। पाकिस्तान एस्टिमेट भी लगाया, ये कितना बजट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा? ये तो बहुत बड़ा बजट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि अगर आप एक लगाते 5 kVA का अगर आप लगाते, तकरीबन वो लगता है कोई 8-10 लाख रुपए में लगता है एक घर का। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि दीज आर फॉर अप टू 300 यूनिट्स। 5 kVA से कम जरूरत होगी, लेकिन खैर उसको एग्जैक्ट नंबर्स मैंने थोड़ी सी वर्किंग इस पे स्टार्ट कराई है विद सम एक्सपर्ट्स। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पहली बार उन्होंने कहा ना, तो मैं भी परेशान कि ये कैसे होगा, लेकिन जब व्हेन यू सिट डाउन, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और वो तरीका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निकाला है। आपने देखा होगा वो घरों के लिए भी जिनेवा में सेक्रेटरी यूएन के सेक्रेटरी जनरल से बात करते हुए, और उन्होंने जो फंड इकट्ठा किया, और सिवाय सिर्फ सूबाई सिंध तक, बिकॉज हमें रहनुमाई बिलावल साहब की थी और सूबाई सिंध के लोग बिलावल साहब की बात सुन रहे थे, तो हम वो पॉसिबल कर सके। इम्पॉसिबल इतना मुश्किल नहीं है समर साहब, दिस इज डूएबल। सही है। ये बताएं सर कि अभी आपकी 15 साल हो गए हुकूमत सिंध में आपके कायम हुए हुए, कराची को पीने का पानी जो है वो अभी तक नहीं दिया जा सका। इसके लिए मजीद कितने साल पीपल्स पार्टी को रिक्वायर्ड होंगे कराची को पीने का साफ पानी देने के लिए? ये एक बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी कि कोई भी सूबाई हुकूमत, मैं मुख्तसर से बता रहा हूँ, इतने बड़ा प्रोजेक्ट खुद से नहीं कर सकती। और इस वजह से कराची के लिए 2016 में, 2015 और 16 में मैं उस वक्त प्रोविंशियल मिनिस्टर था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस का, और चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हमने वर्ल्ड बैंक से बात करनी शुरू की थी। एक कराची डायग्नोस्टिक स्टडी की थी कि कराची में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। द गैप वॉज अबाउट 2, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, इट वॉज लार्ज नंबर, अब मैं गलत ना कोई कोट कर दूं। उस वक्त फिर हमने बात करनी शुरू की वर्ल्ड बैंक से, और हमने कराची के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो $1.6 बिलियन जो कि हमें मिल गया है, जिस पे काम चल रहा है, कर दिया। K4 अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट के साथ कर रहे थे हम शुरू से, और उसकी फंडिंग प्रॉपर होती नहीं रही। कुछ हमारी भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बिल्कुल अच्छा काम किया, हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ उसमें थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह ताला अब सारा प्लान है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंसिंग, जो कि बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हम ये खुद उठा लेंगे, तो उनके दे दिया, उनको दे दिया गया। ये बताएं सर कि तो ये जो भी आपकी, जी सर, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है सिंध में कराची के हवाले से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो बिलावल साहब अब लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं N127 से। यहाँ इनके जो सियासी मुखालिफिन है वो कहते हैं कि बिलावल साहब लाहौर में खड़े होकर लगाएं नारा, लोगों को कहें कि मैं लाहौर को भी कराची जैसा बना दूंगा। वो कर सकते हैं ऐसा सर? देखिए, लाहौर के अंदर मैं भी घूमा फिरा हूँ थोड़ा बहुत। लाहौर की कुछ 20-25 सड़कें हैं जो बड़ी बेहतरीन बना दी गई हैं, लेकिन ज़रा सा पुराने लाहौर के इलाके में चले जाए। और मैं पूरा पंजाब घूमा हूँ। मुझे ये मौका मिला था जब बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया था ना, तो हम मेन हाईवे से जाते थे तो बड़े अच्छे बने हुए, ज़रा सा थोड़ा हाईवे से हट के जाए तो पता चल जाता है आपको कि पोजीशन क्या है। और ऑन दी कॉन्ट्री आप सिंध में आए, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जो नेशनल हाईवेज है जो वफाक के हवाले होती है ना, उन वो टूटी फूटी है। आप थोड़ा सा जरा उधर से अंदर जाएं तो बेहतरीन रास्ते पिछले 5, 7, 8, 10 साल में हुकूमत सिंध ने बना दिए हैं इधर। तो ये कंपैरिजन जो है ना, और कराची की जहाँ तक पोजीशन है, ठीक है हालात ख़राब है, इतना बड़ा शहर है, इतना अनप्लान्ड शहर इसको बना दिया। जो लोग कराची के मामला देख रहे थे, और इसी वजह से तो इस दफ़े कराची में मेयर हमें मिला है कि उनसे लोग तंग आ गए। ये तो पहले कई सालों से इन्होंने पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट दिया, पिछले इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया,
तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। सही, ये बताएं सर, लेकिन ज़रा हुकूमत तो आपके पास ही रही, ये बताएं शाह साहब मुझे कि दोबारा से आप आ रहे हैं सीएम सिंध? नहीं, ये तो फैसला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी, अल्लाह ताला की मर्जी से जो होगा, और अगर कोई जिम्मेदारी देंगे किसी भी तरीके की तो वो कबूल होगी। ये फैसला अभी नहीं हुआ, ये फैसला इलेक्शन के बाद ही होगा। ये बताएं चौधरी सरवर साहब जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आज भी वो बड़ी कैंपेन कर रहे हैं 127 में पीपल्स पार्टी की। मैंने चौधरी सरवर, मेरी खुद मुलाकात नहीं उनसे, मैंने टेलीविज़न पे ही सुना है, और उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने जो रीज़न बताया है कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने कहा कि जब उन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा खुद लाहौर में इलेक्शन लड़ने आ रहा है तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझा उन्हें सपोर्ट करें। वैसे वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त गालिबन वो क्यू लीग में है, क्यू लीग पर पीटीआई से मर्ज हो गई, नहीं हुई, क्या सूरत हाल है मुझे नहीं पता है इसका, लेकिन एक खुशाइंद बात है कि एक्नॉलेज करके भुट्टो साहब को और शहीद बीबी को कोई सपोर्ट कर रहा है बिलावल साहब के, और बिलावल साहब ने भी एक बड़ा ऐसा फैसला लिया है कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूं ताकि लोगों के पास एक ऑप्शन हो, एक ऑल्टरनेट हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि लाहौर के लोग, पंजाब के लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सपोर्ट करेंगे और उन्हें कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह प्रोग्राम में कीमती वक्त के। नाज़रीन यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर अभी तक सामने नहीं आ सका, इंतखाबात में बड़ा थोड़ा टाइम रह गया है कि कौन सा मंशूर है जिसमें इतनी डिटेल जो है वो डिटेल में चली गई नून लीग और सामने नहीं ला पा रही। बात करेंगे ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी साहब से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस हिस्से में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है काफ़ी टाइम लग गया, अब मंशूर तैयार हो चुका है और 27 तारीख को मंशूर जो है वो लॉन्च किया जाएगा पीएमएलएन का एक तकरीब के अंदर। लेकिन दूसरा मंशूर में ताख़ीर और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जलसों के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी वो गर्मजोशी नहीं है। मियां नवाज शरीफ खुद जलसे नहीं कर रहे, एक जलसा उन्होंने किया है, कुछ चंद जलसे मजीद वो करेंगे, इसकी क्या वजह है? और इसके अलावा नाज़रीन मुस्लिम लीग नून जो है वो कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है कौमी असम्बली की, चूँकि राना सनाउल्लाह तो 100 सीट्स का दावा कर रहे हैं सिर्फ पंजाब से, और इलेक्शन अगर जीत जाती है नून लीग ज़्यादा सीटें लेती है तो फिर क्या इंडिपेंडेंट्स जो है तहरीक इंसाफ के उन्हें भी क्या शामिल करने के वाले से कोई पॉलिसी जो पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम तो दावा देंगे तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, क्या नून लीग भी इस वाले से कुछ सोच सकती है कि अगर सीटें कम पड़ जाती तो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट से रब्ता किया जाएगा? बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब से जो कि मुस्लिम लीग नून की कमेटी के कन्वीनर भी है। सर बहुत शुक्रिया आपने पढ़ाई में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले सर ये बताएं कि मंशूर जो है वो तैयार हो चुका है और 27 तारीख को मंशूर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। सर एक तो इतनी ताख़ीर इसमें क्यों हुई, और दूसरा ये बताएं कि इसके मेजर खदोखाल सर मंशूर के क्या है? ज़रा मैं आपसे उसकी डिटेल तो नहीं पूछूंगा लेकिन खदोखाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जारी तो आपने 27 को करना है बाज़ाब्ता तौर पर। बहुत शुक्रिया समर। ताख़ीर का सबब तो ये है कि हमने बड़ी इंटेंसिव एक्सरसाइज की है। अगर हम चाहते तो हम 8-10 निकात एक कागज़ पे लिख के पढ़ देते और वो मंशूर का दर्जा उसको दे देते, लेकिन अभी हम 27 को जब पेश करेंगे तो ये डिटेल्स भी इंशाल्लाह लेके आएंगे कि हमने तकरीबन 36 कमेटियाँ बनाई थी जो अपने अपने शोबे के माहिरीन पे मुश्तमिल थी। फिर उन्हें यह भी कहा गया था कि वो पब्लिक सेक्टर के जो माहिरीन हैं उनसे भी राब्ते करें, और फिर उनको एक टाइम दिया गया कि तकरीबन 1 महीना वो इंटेंसिव स्टडी करें, अपनी सॉलिड रिकमेंडेशन दें, जो डूएबल्स हैं वो हमें बताएं। उसमें स्लोगन्स, नारे और ऐसे बेसरोपा दावे नहीं होने चाहिए और वादे भी नहीं होने चाहिए जो हम पूरे ना कर सकें, सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाने की हद तक ना हो। तो वो एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज हुई। फिर उसमें भी हमने एक्सटेंशन की, फिर हमने एक पब्लिक पोर्टल बनाया कि आवाम भी उसमें राय दें। हमें 7000 के करीब बड़ी अच्छी आरा मिली हैं लोगों से। तो एक एक कदम, एक एक जुमला हमने नाप तोल के उसमें लिखा है। तो वो आप लोगों को भी, आप जब आपके पास आएगा तो ये अंदाजा होगा। वो तकरीब चूंकि सर सियासी मैदान के अंदर बड़ी बात हो रही है आजकल, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बार बार तनकीद कर रहे हैं और इस चीज़ को हिट कर रहे हैं
कि जी मियां नवाज शरीफ जो है वो छुप के बैठ गए अंदर, वो भी बाहर नहीं निकल रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि शेर जो है वो पिंजरे में बंद हुआ बैठा है, और जेल से इमरान खान भी ललकार रहे। वो भी कहते हैं कि भाई ये जलसे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे मियां नवाज शरीफ जो है। इस पर बड़ा जो है वो एक शक की निगाह से देखा जा रहा है कि भाई ऐसा क्या है कि कहीं उन्हें इलेक्शन के होने ना होने की वजह से कोई शक शुबा है, या फिर कोई कहीं से उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है भाई कि हम आवाम से ज़्यादा कहीं वो और देख रहे हैं कि वहाँ से हमें सपोर्ट मिल जाएगी और इलेक्शन जीत जाएंगे। और मंशूर की ताखीर पे भी इसी तरह की जो है वो तनकीद जो है हो रही थी। तो इस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा कि क्या मामला है, क्यों इतनी गर्मजोशी नहीं है पीएम की लीडरशिप के अंदर जलसों को लेकर। जी मैं बताता हूँ, मंशूर का तो मैंने बता दिया। उस पर उनको मेरा ख्याल है तनकीद का हक तो है, हर जमात को होता है, वो भी अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मैंने उसकी वजूहात बता दी। और मैं ये भी कह दूं कि अगर उस तरह के मंशूर हमने बनाने होते तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे या मेरे कोलीग्स को 1 घंटा या 1.5 घंटा लगना था, और मंशूर जो है वो टेक्साल में से डाल के बाहर प्रिंटर से निकल के आ जाता। ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी गर्मजोशी नहीं है, मेरा ख्याल ये है कि जब भी मरियम निकली हैं या जब भी मियाँ साहब निकले हैं तो गर्मजोशी का इन्हिसार लीडरों से नहीं होता है, वो पब्लिक के रिस्पांस से होता है। आप देखें कि पब्लिक का रिस्पांस क्या था। अभी वो लाहौर में गई हैं तो उसमें बाकी ये रहा कि जी वो उस शद्दोमत से जलसे नहीं कर रहे, या उनकी तादाद उतनी नहीं है जलसों की जितनी दूसरी जमातें कर रही हैं, या ख़ास तौर पे बिलावल कर रहे हैं। तो उसकी बड़ी वजह जो मुझे कम अज़ कम मालूम है वो ये है कि जो मौसमी हालात हैं वो उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे, और वो बड़ा नाप तोल के करते हैं। वो जो हाफिज़ाबाद का भी जलसा हुआ है उसमें भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ से निकलने में फिर वापस आने में। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी हैं हमारे पास। मौसम तो सबके लिए एक जैसा है, वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी वैसा ही है। वो एक दिन जलसा सिंध में कर रहे होते हैं, दूसरे दिन जलसा उनका होता है पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब में, तीसरे दिन वो नॉर्थ पंजाब में कर रहे होते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ज़रूर कर रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो ऐसे इलाकों में ही ज़्यादा सरगर्म हैं जहाँ ये मौसमी कैफियत इतनी नहीं है। लेकिन ये कोई बड़ा जवाज़ नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले 15-20 दिनों में ये एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और आप देखेंगे। और फिर दूसरी चीज़ भी देखें कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने अपने हलकों के अंदर पूरी गर्मजोशी के साथ काम कर रहे हैं, और उन्हीं को करना है बुनियादी तौर पे। जो राय आमा को हमवार करने का एक मिशन है, उस मिशन पे हम निकलेंगे। हमारे मंशूर से आप यूँ जानिए कि एक बड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, वो संगे मील होगा, और हम ये बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं, कौम मुल्क की सूरत हाल को कैसे बदलेंगे। हम कोई तीर की या शेर की या बल्ले की लड़ाई में पड़ने वाले लोग नहीं हैं, ना हम इन चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं कि शेर पिंजरे में क्यों है और तीर जो है वो हर तरफ सनसनाता क्यों फिर रहा है। वो उनकी अपनी डिक्शन है, उनकी अपनी ज़ुबान है, उनका अपना लहजा है, उनकी अपनी तरजीहात हैं। हमारी तरजीहात ये हैं कि हम आवाम के मसाइल को किस तरह हल करें। सुबह शाम मैं आपको ये भी बता दूं कि मियाँ साहब जलसे में नहीं जा पा रहे, लेकिन वो हर रोज़ तकरीबन इन मौज़ूआत पे एक तफसीली मीटिंग करते हैं कि हमने मामलात को इकानमी में किस तरह संभालना है, एक राय सर को कैसे करना है, दहशतगर्दी। साहब जी, एक राय जो है वो ये भी पाई जाती है, आई डोंट नो ये दुरुस्त है या गलत, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो किसी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से भी जलसों में नहीं जा रहे, ऐसा है कुछ? इस चीज़ की वजह से कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी खदशात की वजह से नहीं जा रहे आप? सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हें इस तरह की चीज़ें, इस तरह की इतलात मिलती भी रहती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खातिर में नहीं लाते। मैंने बताया है कि उसकी 1-2 दिन उनकी तबीयत भी कुछ नासाज रही, तो वो मामला अब इंशाल्लाह आपकी शिकायत अगले 2-4 दिनों में दूर हो जाएगी, और वो पूरी सरगर्मी से। और मेरी शिकायत नहीं है सर, ये तो पूरे आपके वोटर्स की शिकायत भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस चीज़ पे बार बार तंज कर रहे थे। आपके मुखालिफ जो बैठे हैं अडियाला जेल के अंदर, वो भी बड़ा तंज कर रहे थे कि पता नहीं क्यों मियां नवाज शरीफ कैंपेन नहीं कर रहे। वो इस चीज़ पे बड़ा वो शक की निगाह से देख रहे थे, भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि वो दावा करे हमारी हुकूमत आने वाली, साथ वो कैंपेन नहीं कर रहे। नहीं, वो हमारी तरफ ना देखें, वो अपनी तरफ देखें, और अपनी तरफ भी देखने से ज़्यादा ये है कि अपने गिरेबान में देखें, अपनी कारकर्दगी को देखें कि इस कौम को उन्होंने क्या दिया था। नवाज शरीफ तो जब भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा, वो लोगों को बता सकेगा कि मैंने क्या किया है। ये देखें कि जिन्होंने 15 साल हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने 15 साल हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर,
हमारी हुकूमत जो PMLN की है वो को 9 साढ़े 9 साल की हुकूमत है। हम तो 9 साढ़े 9 साल में 900 चीज़ें गिनवा देंगे। वो जो तीर का शिकार करने निकले हैं उन्हें कहें कि जी 15 सालों में आपने मुल्क पे हुकूमत की है, 50 साल से आप एक सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कराची के अंदर उस तीर ने कितने बत्ताखोरों को कत्ल किया है, कितने लाकानूनियत की जानें ली हैं, हर रोज़ पर्स छीने जाते हैं, खातीन की बेहुरमती होती है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, और 50 लॉन्ग ईयर्स दे आर रूलिंग द प्रोविंस। और सर मुझे एक चीज़ और बताएं इरफान सिद्दीकी साहब, आप चूँकि मियां नवाज शरीफ की तकारीर को लेके आपका काफ़ी उनके साथ रहता है लिहाज़ान और रब्ता वगैरह, आप उन्हें एडवाइस भी करते हैं चीज़ों के बारे से। ये जो जलसा हुआ था हाफिजाबाद में, मियां साहब ने बड़ी मुख्तसर तकरीर की और यानी कि उन्होंने बिल्कुल चंद एक बातें की और सारा स्टेज दे दिया मरीम नवाज साहब को। अपने बाद उनसे खिताब करवाया। हालांकि शरीफ फैमिली में तो सीनियर्स बाद में आते हैं, जूनियर्स को पहले, यानी कि जो बच्चों को पहले मौका दिया जाता है, सीनियर बाद में आते हैं। फिर जहाँ मियां साहब ने रिवायत तोड़ी और अपने बाद मरीम नवाज को मौका दिया, तो ये क्या मैसेजिंग थी इसमें सर, क्या हिकमत थी? मैसेजिंग मैंने बताया कि एक आध दिन उनकी तबीयत बहुत साजगार नहीं थी कि वो कोई लंबी चौड़ी तकरीर करते। मैसेजिंग कोई नहीं है। मैसेजिंग जो होनी थी वो मेरा ख्याल है कि इस जलसे के हवाले से नहीं हुई। मरियम ने एक रोल प्ले किया है मियां साहब की अदम मौजूदगी के अंदर। 4 साल में पार्टी को ज़िंदा रखा है, मुतहर्रिक रखा है, फ़ाल रखा है, निचली सतह पे तंजीम साजी की है। उनके आने पे जो एक बड़ा इस्तकबाली जलसा हुआ है हमारी तारीख़ का मीनार पाकिस्तान में, उसको तने तनहा मरियम ने मुनज़्ज़म किया है। मरियम ने अपनी सलाहियतों को मनवाया है और मरियम को अगर उन्होंने मौका दिया है बाद में बोलने का, तो मैं तो उसमें कोई ख़ास मैसेज तस्वर नहीं करता। और सर ये सलाहियतें क्या वो इस हद तक अपनी मनवा चुकी है कि अब वो उन्हें वज़ीर आला पंजाब की कैंडिडेट के तौर पे पिच किया जाए? देखें, एक सियासी शख्सियत जो होती है वो जब सियासत में अपना लोहा मनवाती है, लोग उसकी तरफ मायल होते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी शख्सियत का एक करिश्मा बनता है, तो उससे फिर उसका मुस्तकबिल फूटता है। अब मरियम के मुस्तकबिल में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता, या मैं ये भी नहीं जानता कि उसको कौन सा ओहदा दिया जाना है। ये बातें अभी तक फैसला नहीं हुआ सर पार्टी में कि सीएम पंजाब कौन होगा सर। कोई इत्तलात ऐसी भी है कि बड़ा प्रेशर आपके ऊपर अलीम खान के वाले से भी आ रहा है, इस वजह से शायद आप अनाउंस नहीं कर रहे? नहीं, कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है कि आगे जाके कौन सी पार्टी कितने नंबर्स लेके आती है, कितने सीटें लेके आती है, उस पर मुनसर होगा इन चीज़ों का। लेकिन पार्टी के अंदर ये किसी भी ओहदे के लिए अलीम खान के बारे से कोई तजवीज़ भी सर अभी तक नहीं दी गई आपकी पार्टी को कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, ऐसी कोई तजवीज़ आई है आपकी पार्टी की आदत? कोई तजवीज़ किसी तरफ से हमारे सामने नहीं आई है और ना ही ये मरला है इस तरह की तजावीज़ का, सिवाय मियां साहब के हवाले से जो पार्टी ने और पार्टी के तमाम कारकुनों ने और मजलिस आमला ने और CWC सारी जो तंजीमें हैं वो चाहती हैं कि मियां साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। ये एक पार्टी लेवल पे यानी गैर रस्मी तौर पे एक बात तय है। बाकी किसी ओहदे के लिए कोई बारगेन करना या कोई बात करना या कोई अंडरस्टैंडिंग ये अभी तक वही। फाइनली ये बता दें सर कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हम तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स होंगे उनसे भी हम रब्ता करेंगे, वो तहरीक इंसाफ के चूँकि होंगे नहीं, वो इंडिपेंडेंट ही होंगे टेक्निकली, तो उनसे भी रब्ता किया जा सकता है हुकूमत साजी के मरहले पर। तो नून लीग भी क्या हुकूमत साजी के मरहले पर जो PTI की जानिब से लड़ने वाले बाद में मुंतखब होने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आज़ाद कैंडिडेट, आज़ाद वो मेंबर्स होंगे, तो उनसे आप PMLN भी रब्ता कर सकती है हुकूमत साजी के मरहले पर अगर जरूरत पड़ती है तो? नहीं, इंडिपेंडेंट से अब वो पार्टी की जो टैग है उससे आज़ाद हो चुके हैं। अब वो क्या फैसला करते हैं ये उन पे मुनसर है। हम उनके बारे में क्या फैसला करते हैं ये उस वक्त तय होगा जब नंबर गेम, जो मैंने पहले कहा है, कि पूरी तरह वाजे हो जाती है और जरूरत पड़ने पर रब्ता किया जा सकता है। पार्टियों से दस्तकश हो जाते हैं अपनी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी का टैग उनका ख़त्म हो चुका है, वो आज़ाद हैं। जिस तरह हमारे पार्टी टैग ख़त्म कर दिया था सेनेट में, हमारे अरकान सारे आज़ाद हो गए थे, उनमें से 1-2 आज़ाद ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा रुख कर लिया, बाकी अपनी पाँव पे खड़े रहे हैं। तो ये देखना है कि जो टैग इनको ख़त्म हो गया है, ये आने वाले वक्त में क्या इमरान खान साहब की सियासत का जो तमगा है वो अपने सीने पे सजा के सियासत करते हैं या अपना मुस्तकबल और कौम का मुस्तकबल देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आज की शुभ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।